हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। साइंस के टॉपिक में हमने शुरू किया था पहला चैप्टर भोजन और मानव स्वास्थ्य। आज उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। कल अपन ने संतुलित भोजन, पोषक तत्व, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलिए आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला है क्वाशियोरकोर और दूसरा है मेरस्मस। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, देखिए ये दोनों ही रोग बच्चों में होने वाले हैं। पहली बात तो ये। अब दोनों के लक्षण क्या है। क्वाशियोरकोर में इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, त्वचा पीली, शुष्क व काली होकर फटने लगती है। ये मुख्य लक्षण है क्वाशियोरकोर के, जो प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा जो रोग है वो है मेरस्मस। यह प्रोटीन के साथ भोजन में पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। तो बच्चों का शरीर दुर्बल हो जाता है इससे, तथा आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण है मेरस्मस के। दोनों के चित्र आपको दिखाए गए हैं। पहले वाले में क्वाशियोरकोर में चित्र दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे दिखाए गए हैं, दोनों के पेट फूले हुए हैं। ये लक्षण होता है क्वाशियोरकोर का। और दूसरे में मेरस्मस रोग में है जिसमें शरीर दुबला पतला है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत एवं उनके कार्य की। देखिए, मुख्य रूप से खनिज तत्व हम यहाँ पे ले रहे हैं पाँच ही मुख्य खनिज तत्व माने गए हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के मुख्य स्रोत होते हैं नमक, दूध, मांस और अंडे। इनका कार्य होता है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश का संचरण करना। और बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम के मुख्य स्रोत होते हैं सभी खाद्य पदार्थ, जिनके कार्य होते हैं मांसपेशी का संकुचन करना, तंत्रिकीय आवेश का संचरण करना। ये इनके मुख्य कार्य है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं दूध, अंडे और हरी सब्जियां। इनका मुख्य कार्य होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। फिर बात करते हैं आयरन की। आयरन के मुख्य स्रोत होते हैं मांस, अंडे, गुड़ और सब्जियां, जिनके मुख्य कार्य होते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और रक्त का ऑक्सीकरण करना। और अंत में आप देखोगे आयोडीन। आयोडीन के मुख्य स्रोत होते हैं नमक, मछली और फलदार सब्जियां, जिनके मुख्य कार्य होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। मतलब जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, इसलिए आयोडीन पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपके प्रमुख खनिज तत्वों की, जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। इनके मुख्य स्रोत दिए गए हैं और इनके मुख्य कार्य। आपको इनको याद करना है, स्रोत और कार्य दोनों। अब बात करते हैं पीने योग्य जल के गुण क्या क्या होने चाहिए। देखिए, जो हम जल पीते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला, सूक्ष्म कण व सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए जल के अंदर, वो शुद्ध जल माना जाएगा। जिसका पीएच का मान संतुलित होना चाहिए, जिसमें ना तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो ना ही क्षार की मात्रा ज़्यादा हो, संतुलित अवस्था में बना रहे जिसका पीएच। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो और गंध रहित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई बदबू ना आती हो, वो आपके लिए पीने योग्य जल है। उसे आप पी सकते हो। मुख्य रूप से 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं जल के कार्य क्या होते हैं। जल क्या क्या कार्य करता है अपने शरीर में। देखिए, शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं का संचालन करना जल का मुख्य कार्य होता है। शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को पसीने व मूत्र के रूप में उत्सर्जित करना, शरीर की चर्बी को नियंत्रित करना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये जल के मुख्य कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि हमें बार बार दिन में पानी पीते रहना चाहिए। इससे हमारे शरीर को काफ़ी लाभ है। इस प्रकार से ये हो गए आपके जल के कार्य। मुख्य रूप से 4 कार्य हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूषित जल पीता है तो उसके शरीर में क्या इफ़ेक्ट वो शो करेगा। देखिए, पहला है
दूषित जल में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ व कृमि पाए जाते हैं और विषाणु के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड व पीलिया नामक बीमारियां हो सकती है। बाला या नारू रोग हो सकता है जिसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेंडेनेंसिस होता है। हमें जल को छानकर, उबालकर व ठंडा करके पीना चाहिए। ध्यान रखना, बाला या नारू रोग का रोगजनक क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेंडेनेंसिस। ठीक है, ये दुष्प्रभाव होते हैं दूषित जल के। अब बात करते हैं रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब की हम बात करें तो देखिए, रक्तदाब क्या होता है? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहा जाता है। सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में रक्तचाप को मापा था तथा कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। याद रखना, सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में रक्तचाप को मापा था और काल्पन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। देखिए, रक्त का प्रकुंचन दाब 120 mm Hg स्केल पर होता है और अनुशीतलन दाब 80 mm Hg स्केल पर होता है। प्रकुंचन दाब नीले के प्रकुंचन के द्वारा होता है और अनुशीतलन दाब नीले के अनुशीतलन की वजह से होता है। रक्तचाप को स्पैग्नोमेनोमीटर यंत्र से मापा जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। डॉक्टर इस प्रकार का यंत्र रखता है जिससे आपका बीपी चेक किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि रक्तदाब जो होगा वो 120 और 80 इन दोनों के बीच में रहता है। बात करते हैं बीएमआई। देखिए, बीएमआई का पूरा नाम होता है शरीर भार सूचकांक। यह शरीर की लंबाई और भार का अनुपात होता है। बीएमआई का मतलब इंग्लिश में बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसमें इंसान के शरीर का वजन और उसकी हाइट दोनों का अनुपात लिया जाता है और जिससे बीएमआई ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे बीएमआई हमारे लिए कितना होना चाहिए और कितना नॉर्मल इंसान के लिए बीएमआई होना चाहिए जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ बना रहे। बीएमआई इंडिकेटर में आप देखोगे कि जो ग्रीन जोन में दिखाया गया है 18.5 जो नॉर्मल होता है, 18.5 और 24.9 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई रेट है तो वो नॉर्मल इंसान होगा। इसलिए हमारे शरीर का बीएमआई रेट हमेशा 18.5 से 24.9 के बीच में रखना चाहिए और यदि इससे कम होता है तो आप मान सकते हो कि अंडरवेट होगा और यदि इससे ज़्यादा होगा, 24.9 से यदि ज़्यादा होगा तो ओवरवेट माना जाएगा। इसलिए हमेशा शरीर का बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 तक ही रखें।